हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आज इसी चैप्टर का हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हमने देखा कि हाउ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स कन्वर्ट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic acid during the glycolysis, and this two molecule of glycolysis if enters the anaerobic respiration, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है, सो देन इट्स गेट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। नाउ अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, जहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन these organic substances gets convert into carbon dioxide, water and a large amount of energy in the form of ATP। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड दीज प्रोसेस अकर्स इन हायर यूकैरियोटिक organisms। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, यानी कि पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ये साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है एंड पायरुवेट जो है ये साइटोप्लाज्म से अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, जहां इसका फर्दर रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जो इवेंट्स टेक्स प्लेस होते हैं ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, वो इवेंट्स हैं। सबसे पहले क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इस पूरे प्रोसेस को हम क्रेब्स साइकिल के अंडर में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप आएगा द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, है ना, विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ये सारा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो ये दोनों ही प्रोसेस, यानी कि क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये दोनों ही कहाँ होंगे। पहला प्रोसेस क्रेब्स साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा एंड इसके बाद का जो प्रोसेस है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। नाउ दिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम साइटोप्लाज्म वेयर इट अंडरगोज फर्दर प्रोसेस। स्टेप आएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, where this pyruvate converts into another product, and this process require pyruvate dehydrogenase enzyme, and this enzyme requires participation of several coenzymes like coenzyme A and NAD+। तो प्रोसेस में क्या होगा, पायरुवेट combines with NAD+ and coenzyme A, and with the help of this enzyme pyruvate dehydrogenase they convert into acetyl coenzyme A with the liberation of carbon dioxide। Now this acetyl coenzyme A, which is the product of oxidative decarboxylation of pyruvate, enters the Krebs cycle। तो ये सारा कुछ हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So during the whole process of oxidative decarboxylation, जो pyruvate है, it gets convert into acetyl coenzyme A with the liberation of 2 NADH from 2 pyruvate। Now
दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स द क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल जो नेम है ये आता है आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हैंस क्रैब हु डिस्कवर्ड इट। दूसरा नाम है इस सेम साइकिल का ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब आता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रैब साइकिल। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जहां दो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होते हैं दो एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ये एंटर करता है क्रैब साइकिल में, जहां सबसे पहले ये कंडेंस होगा विद ऑक्सैलो एसिड। तो यहाँ ध्यान रखना है एसिटाइल कोएंजाइम दो कार्बन कंपाउंड है एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फोर कार्बन कंपाउंड है। दोनों आपस में कंबाइन करके फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट सिट्रेट विच इज द कार्बन कंपाउंड। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम हेल्प करता है वो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज। एंड यहाँ ध्यान रखेंगे एक कोएंजाइम ए भी यहाँ रिलीज हो रहा है। अब नेक्स्ट जो ये सिट्रेट है इट अंडरगोज आइसोमराइजेशन एंड कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट which is again a 6 carbon product an enzyme here aconitase. Next this isocitrate undergoes two successive decarboxylation। तो इन दो डीकार्बोक्सिलेशन में सबसे पहले एक CO2 रिलीज होगा जिससे आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। Then this alpha ketoglutarate again undergo decarboxylation and convert into succinyl coenzyme A जहां एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है and with this 5 carbon alpha ketoglutarate converts into 4 carbon succinyl coenzyme A। यहाँ ध्यान रखना है अगेन एक कोएंजाइम A यहाँ ऐड हो जाता है। Then this succinyl coenzyme undergoes further changes to again form oxaloacetic acid because oxaloacetic acid जब तक दोबारा बनेगा नहीं ये साइकिल वापस से स्टार्ट नहीं होगी। सो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल इसका बनना तो जरूरी है। तो अब बात करते हैं क्या क्या यहाँ रिलीज हो रहा है। सो सक्सिनाइल कोएंजाइम जब कन्वर्ट होता है into the oxaloacetic acid to repeat the cycle then it undergoes many changes। so पहले succinyl coenzyme convert होता है succinate में in which one coenzyme A released and with this one GTP also released। Conversion of GDP into GTP simultaneously synthesize ATP from ADP। ध्यान रखेंगे जब जीटीपी में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम एक फॉस्फेट रिलीज होता है दैट कंबाइंस विद एटीपी कन्वर्ट इनटू एटीपी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट एक बार आप समझ जाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एटीपी इक्वल होता है एक जीटीपी के। ठीक है, एंड विद दिस यू कैन सी इन अ सिंगल साइकिल ऑफ क्रैब साइकिल आपको टोटल 3 NADH रिलीज हुए यहाँ दिख रहे हैं प्लस एक FADH2 भी रिलीज होगा। तो ये सारी जो काउंटिंग है ये आप ध्यान में रखेंगे। सो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ क्रैब साइकिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है या ऑक्सैलो एसिटेट है ये एट द एंड ऑफ दिस क्रैब साइकिल रीजनरेट हो, तभी ये साइकिल आगे कंटिन्यू करेगा। एंड विद दिस इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो NAD प्लस है एंड FAD प्लस ये दोनों भी रीजनरेट हो, तभी साइकिल आगे कंटिन्यू चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, है ना। तो इनका रीजनरेट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हम कर चुके हैं दो इवेंट्स आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस। तो वो दो इवेंट्स हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड क्रैब साइकिल।
तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या-क्या मिलता है। तो इसमें हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही प्रोसेस में, देन टोटल 8 NADH मिल रहा है, 2 ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से और 6 NADH से। तो हो गए 8। याद रखेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? काउंटिंग अलग है जो बाद में ऐड होके हम ओवरऑल बताएँगे। और इसके साथ ही यहाँ मिलता है 2 FADH2। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते-पढ़ते, बट तो हमने पढ़ा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, बट अभी तक तो ऑक्सीजन पिक्चर में आया ही नहीं। और कहाँ हैं वो सारे एटीपी जो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन? बहुत सारे एटीपी, एनर्जी बनती है। तो ये जो NADH बन रहे हैं, FADH2 बन रहे हैं, क्या रोल है इनका? तो इन सबको समझने के लिए हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का उसको समझना होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।